फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सीरीज के इस लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9 मंथ की जर्नी के बारे में। वो आखिरी पड़ाव जब माँ बनने का सपना अब हकीकत में बनने जा रहा है। मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 9 मंथ के चेंजेस के बारे में। इस स्टेज में मन और शरीर दोनों एक अनोखे सफर से गुजर रहे होते हैं, जिसमें थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी एंजाइटी भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है और कभी कभी चेहरे पर और कभी कभी आंखों में खुशी के आंसू भी हैं। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चे के डेवलपमेंट से लेकर डिलीवरी तक, इमोशनल चेंजेस से लेकर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आपको हॉस्पिटल जाने के लिए कैसे तैयारी करनी है, घर पे क्या तैयारी करनी है, डिलीवरी के लिए क्या क्या आपको कंडीशंस रखनी है, डिलीवरी के लिए आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के डेवलपमेंट की। आपका बेबी इस वक्त लगभग 2.5 से 3.5 किलो का वजन में हो चुका है। बच्चे की हाइट लेंथ लगभग 48 से 52 सेंटीमीटर हो चुकी है। आपके बेबी के ऊपर फैट की लेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रही है, जिससे वार्म टेम्परेचर रखने में हेल्पफुल होगा। बच्चा अब आगे जाकर जैसे डिलीवरी होती है तो सांस लेने के लिए पूरा तैयार हो रहा है। इसका मतलब बच्चे के लंग्स बहुत अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका है। नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है बेबी का। बेबी की पोजीशन अब बहुत अच्छे से सीधी होने की तैयारी में। सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन चालू हो रखा है। सिफेलिक यानी बच्चे की अब हेड डाउन पोजीशन आनी चालू हो रही है। मूवमेंट का आपको इस वक्त ध्यान रखना है। हो सकता है मूवमेंट थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि बेबी को बहुत अच्छे से स्पेस नहीं मिल पा रहा है अंदर, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेबी की मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो चुकी है तो ऐसे में आपके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं माँ के अंदर शरीर में चेंजेस की। माँ के शरीर में चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट हो चुके हैं। इस वक्त पेल्विक प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगता है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन हो रखी है तो माँ को थोड़ा सा लाइटनिंग फील होना स्टार्ट होता है। साथ ही साथ लोअर बैक पेन यानी कि पेट में दर्द, कमर में दर्द बहुत कॉमन है इस वक्त। इसके अलावा यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि बेबी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वो ब्लैडर पे पुश कर रहा है, तो टॉयलेट आने की समस्या आपकी बढ़ सकती है। हल्के फुल्के इरेगुलर से कॉन्ट्रैक्शंस या टाइटनिंग पेट में हो सकती है, जिसको हम ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। मूड स्विंग्स भी इस वक्त हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। कभी एंजाइटी, कभी अचानक से खुश होना, कभी नाराज होना, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इसके अलावा इस वक्त मदर को सोने में परेशानी हो सकती है। नाइट में हो सकता है नींद नहीं आए, क्योंकि पेट बहुत निकल चुका है, बार बार टॉयलेट आ रहा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मेक श्योर कि आप सोने से पहले थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, थोड़ा सा टहलेंगे, गुनगुना ल्यूकवार्म मिल्क पीकर सोएंगे। सोते टाइम कोशिश करनी है आपको अब उल्टे हाथ की करवट पर ज्यादा सोना है। इससे आपके बच्चे तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी मिलती है, क्योंकि यूट्रस को ब्लड सप्लाई मिलने में मदद मिलती है। अब बारी आती है क्या टेस्ट आपको इस वक्त करवाने होते हैं। आपकी प्रेगनेंसी अब बिल्कुल अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो इस वक्त आपके डॉक्टर आपका और आपके बच्चे पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत करीब से निगरानी रखते हैं। तो ऐसे में कुछ टेस्ट हेल्पफुल होते हैं हाई रिस्क पता करने के लिए कि हमें डिलीवरी नॉर्मल की तरफ ले जानी है या सिजेरियन की तरफ ले जानी है। वो सब मुमकिन होगा आपका टेस्ट से। तो आप बात करते हैं क्या क्या आपको टेस्ट करवाने हैं। आपके 9 मंथ में आपके डॉक्टर्स आपका अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। अगर 8वें महीने में नहीं हुआ है तो, या कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि आपका 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड हो गई, फिर भी हम एडवाइस कर देते हैं। क्यों करते हैं? आपकी बेबी की पोजीशन देखने के लिए, बच्चा सीधा है या तिरछा है या उल्टा है, बच्चे के आसपास अमाउंट ऑफ लाइकर यानी पानी कितना है, कहीं ओलिगोहाइड्रोनियोज में तो प्रेगनेंसी नहीं जा रही है। साथ ही साथ ये चेक करते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। कई केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे लो लाइन प्लेसेंटा होता है तो उस कंडीशन में नॉर्मल थोड़ा रिस्क हो जाता है, तो हम प्लेसेंटा लोकलाइजेशन के लिए सोनोग्राफी करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के कोड अराउंड नेक आंटे चेक करने के लिए लूप्स ऑफ कोड अराउंड नेक अगर होते हैं तो भी डिलीवरी थोड़ी सी हाई रिस्क या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये सब चेक करने के लिए, प्लेसेंटल एजिंग देखने के लिए, बेबी वेट देखने के लिए आपको डॉक्टर साहब के अल्ट्रासाउंड एडवाइस जो अराउंड 36 से 38 वीक के बीच में एनी टाइम करवा सकते हैं। अगली बारी आती है ब्लड टेस्ट की। इस वक्त आपके डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, शुगर टेस्ट जैसे आरबीएस, और अगर लगता है तो किसी कंडीशन में एलएफटी आरएफटी भी करवा सकते हैं। अगर आपका थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में टीएसएच या T3 T4 की आपको सलाह दे सकते हैं। तो आपको ये सारे टेस्ट, अगर आपका प्रेगनेंसी इंडिकेटेड है, आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, तो आपको करवाने हैं। अगला टेस्ट आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन में इन्फेक्शन पता करने के लिए, साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया देखने के लिए, यूरिन में प्रोटीन सीक्रेट आउट तो नहीं हो रहे हैं, ये देखने के लिए आपके डॉक्टर्स आपको यूरिन टेस्ट एडवाइस कर देते हैं। इससे हमें नॉट ओनली इन्फेक्शन का पता लगता है, बट साथ ही साथ हमें प्री एक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया का भी पता लग सकता है। यानी अगर बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन सीक्रेट आउट हो रहा है तो ये कंडीशन थोड़ी हाई रिस्क हो जाती है। वो चीज तभी पता लग पाती है जब आपका सही समय पर टेस्ट हो सकता है। अगला टेस्ट होता है, जैसे आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली लास्ट टाइम पर। बीपी चेक करते हैं आपके डॉक्टर्स। अगर बीपी बढ़ता है तो आपके डॉक्टर्स आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रीटमेंट देते हैं। अगला टेस्ट होता है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। जैसे
आप डॉक्टर के पास गए, आपके डॉक्टर्स आपको लेटाकर आपका पीए यानी पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, बच्चे की पोजीशन देखते हैं, बच्चे के हार्ट बीट सुनते हैं। अगला टेस्ट होता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। आपके डॉक्टर्स आपका पीवी से चेक करते हैं कि रास्ता कितना खुला है, सर्विस का मुंह खुला है या नहीं है। ओस देखते हैं, डायलिटेशन चेक करते हैं, साथ ही साथ ये देखते हैं कि कितना डायलिटेशन हुआ है, थिन हुआ है, एफेसमेंट अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चे दाने का मुंह अगर पतला है तो डिलीवरी की पॉसिबिलिटी थोड़ी जल्दी हो जाती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आपका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी इंटरनल चेकअप से ये देखते हैं कि स्टेशन क्या है, बच्चे का डिलीवरी में अब कितना समय लग सकता है। 33 से 38 वीक के बाद पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से चेकअप करके आपका बताया जा सकता है। अगली बारी आती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। आपके डॉक्टर्स आपका एनएसटी यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी एडवाइस कर देते हैं, जिसमें बच्चे के मूवमेंट को भी टेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ बच्चे की हार्ट अच्छे से प्रॉपरली बीट कर रहा है या नहीं, ये चीज भी एनएसटी में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पहले रूटीन टेस्ट में हेपेटाइटिस बी, एचआईवी का, वीडीआरएल का या कोविड का टेस्टिंग नहीं हुआ है तो सिचुएशन के अनुसार आपके डॉक्टर्स या तो दे भी सकते हैं, अभी करवा सकते हैं, और अगर पहले हो चुका है या हाई रिस्क है तो रिपीट भी करवा सकते हैं। ये रही बात सारे इन्वेस्टिगेशंस की। तो फ्रेंड्स, सही वक्त पर इलाज तभी पॉसिबल है जब वक्त पर डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेशंस पहुंचते हैं। तो आपके डॉक्टर्स आपको जो भी एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट जांचों का, आपको वो उस वक्त करवानी है। अगली बारी आती है ट्रीटमेंट की। क्या ट्रीटमेंट आपको इस वक्त एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स? 9वें महीने में ट्रीटमेंट का मतलब है माँ और बच्चे की केयर, साथ ही साथ डिलीवरी नॉर्मल की तरफ ले जाना, और अगर कुछ रिस्क आता है तो सिजेरियन पे ले जाना, लेकिन बच्चा लाइव देना। कुछ बीमारी ना हो तब भी कुछ ट्रीटमेंट पार्ट होता है जो हमें प्रेगनेंसी में लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 आयरन और कैल्शियम की टैबलेट। आयरन की टैबलेट आपके खून की कमी को दूर करती है। कैल्शियम की टैबलेट आपकी और आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत करने में हेल्पफुल होती है। अगला आता है मल्टीविटामिन या डीएचए सप्लीमेंट्स। अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो वो लेना नहीं भूलना है। उससे ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है बेबी की, साथ ही साथ आपकी वीकनेस भी दूर होती है। अगला ट्रीटमेंट होता है, अगर आप पहले से कोई थायराइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या शुगर का ले रहे हैं तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। डोज आपके डॉक्टर्स आपकी जांच के आधार पर डिसाइड करते हैं। अगला ट्रीटमेंट होता है शुगर। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका टैबलेट या इंसुलिन आपके डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वो भी आपको लेना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपके डॉक्टर सिचुएशन के आधार पर डायबिटोलोल या निफेडिपाइन टैबलेट आपको बीपी कंट्रोल करने की दे सकते हैं, वो भी समय पर लेनी है। अब आती है, अगर आपको पेट में दर्द होता है या फॉल्स लेबर पेन आते हैं या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आपके डॉक्टर्स जो प्रेगनेंसी में सेफ है रोटावेरिन या एंटा एसिड वो दे सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगती है तो आपके डॉक्टर से आपको प्रिस्क्राइब करवाना है और टाइम पर ट्रीटमेंट लेना है। अब बारी आती है कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है। तो जैसा कि मैं कई बार पेशेंट्स पूछते हैं मैडम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है, तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी सिर्फ 9वें महीने से नहीं होती है। मैं आपको पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। आप 5वें-6ठे महीने से अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड चल रही है तो 5 to 6 मंथ से आपको एक्टिव हो जाना होता है। हल्की फुल्की वॉक वगैरह आपको कंटिन्यू कर देनी होती है। 8वें महीने से आपको एक्सरसाइजेस जैसे कि डक वॉक, बटरफ्लाई, स्क्वाट्स, पेल्विक टिल्ट, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है और वो 9 मंथ में कंटिन्यू करनी है। आपकी वॉक आप बढ़ा देंगे, साथ ही साथ आप कब्जी दूर करनी है, पानी, लिक्विड, जूस ज्यादा पीना है। कॉन्स्टिपेशन से भी बच्चेदानी का मुंह खुलने में तकलीफ आ सकती है। बच्चेदानी का रास्ता खुलता नहीं है तो सिजेरियन की तरफ रास्ता जाता है। तो कोशिश करनी है आप अपनी डाइट फाइबर रिच रखेंगे, पानी अच्छा पिएंगे, कब्जी नहीं होने देंगे। इसके अलावा गहरी सांसें लेनी है, स्क्वाट्स करने हैं, योगा करना है, जिससे आप स्ट्रेस दूर कर सकें, एंजाइटी दूर कर सकें। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब बारी आती है कब डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगर सडनली आपका वाटर ब्रेक हो चुका है या बच्चा मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर देता है या आपको सडनली ब्लीडिंग हो रही है, सडनली बीपी बढ़ रहा है, बीपी के साथ साथ आपको सिर में बहुत तेज दर्द है, इसके अलावा आपको ब्लड विजन यानी दिखाई देना कम हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन थोड़ी एक्यूट इमरजेंसी वाली हो जाती है। इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर से आपको तुरंत मिलना है। अब हम बात करेंगे लेबर साइन, मतलब क्या कंडीशन ऐसी आती है जब हमें हॉस्पिटल जाना रहेगा। नंबर 1 रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। जैसा कि पहले बताया है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, जो कॉन्ट्रैक्शंस आपके पहले आ रहे थे जिसको हमने ब्रेक्सटोन कॉन्ट्रैक्शंस कहा था, जो इरेगुलर थे, दवा लेने पर सही हो रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्शंस फॉल्स लेबर पेन थे। अभी आपको अगर रेगुलर बेसिस पे हर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और साथ ही साथ वो फ्रीक्वेंसी में बढ़ते जा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा अगर आपको ब्लडी शो दिखता है, मतलब चिपचिपा सा म्यूकस जैसा ब्लड नजर आने लगता है, ये एक वेलकम साइन होता है डिलीवरी का। इसका मतलब है आपके नीचे प्रिपरेशन चल रही है, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारियां चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके डॉक्टर्स को दिखाना है या हॉस्पिटल जाना है। अगली कंडीशन आती है वाटर ब्रेक। अगर बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी चल रही थी, सडनली एकदम से वाटर ब्रेक हुआ, पानी छूटना चालू हो गया, इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन एब्सेंट हो चुकी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। नेक्स्ट बारी आती है अगर बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक है, ब्लड विजन है, उल्टियां हो रही है, सीने में जलन हो रही है, ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया वाली हो सकती है, नजरअंदाज नहीं करना है, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। साथ ही साथ अगर बेबी मूवमेंट कम हो जाती है या कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि डिलीवरी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या तैयारी करनी है और घर पे क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि 8वें महीने के वीडियो में मैंने बताया है, आपको हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखना है। अगर आपने 8वें महीने में तैयार नहीं किया है तो 9वां महीना लगते ही आपको हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखना है, जिसमें बच्चे की और माँ की एसेंशियल चीजें सारी होनी चाहिए। जैसे कि मैटरनिटी गाउन रखने हैं, कंफर्टेबल कपड़े मदर के भी रखने हैं, बेबी के भी रखने हैं। बच्चे के कपड़े अगर आपने नए परचेज किए हैं तो उनको धोकर अच्छी तरह से धूप में सुखोकर प्रेस करके वो रेडी करके रखना है। और अगर पुराने कपड़े हैं, पहले वाले बच्चे के हैं, वो भी सॉफ्ट करके धोकर अच्छा धोने के बाद धूप में देकर प्रेस करके आपको बैग में रखने हैं। बेबी के कपड़ों के अलावा सॉफ्ट कंबल, मिटन्स, वाइप्स ये रखना भी नहीं भूलना है। इसके अलावा मदर की आपको नर्सिंग ब्रास रखनी है, कुछ ऐसी नाइटीज रखनी है जो ऊपर से ओपन हो जाए, जो फीडिंग में हेल्पफुल हो जाए। और मैटरनिटी पैड 8वें महीने से चालू करना है। अगर आपने 8वें महीने में तैयार नहीं किया है तो 9वां महीना लगते ही आप सबसे पहले आपका हॉस्पिटल बैग तैयार करके रखेंगे। उसमें क्या क्या रखना है, उसमें आपको मदर के और बेबी के पैक करके रखने वाले हैं। तो ये तो रहा मदर के कपड़े, बेबी के कपड़े। इसके साथ साथ मदर के एसेंशियल्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट ये रखना नहीं भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं भूलने हैं। एक पॉली बैग में आपके जो पूरे 9 मंथ का ट्रीटमेंट चला है वो डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ साथ आपकी आईडीज, आधार कार्ड, फोटोकॉपीज, इन सब की फोटोकॉपीज के अलावा आपके फोटोज, खुद के पर्सनल फोटोज, ये सब आपको एक बैग में रख के अपने हस्बैंड को या फैमिली मेंबर को किसी को बता के रखना है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस पॉली बैग में है। इसके अलावा आपको ये डिसाइड करना है, अपने डॉक्टर से पूछना है कि इमरजेंसी में हमें जाने के लिए कैसे क्या रूट अपनाना पड़ेगा, घर से आपके हॉस्पिटल की डिस्टेंस कितनी है, इमरजेंसी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सब आप पहले से डिसाइड करेंगे, अपने डॉक्टर से पूछेंगे। अब बारी आती है आपका, ये हॉस्पिटल की तैयारी तो रही, इसके अलावा आपका घर में डिसीजन हो जाना चाहिए कि आपको इमरजेंसी के वक्त कौन अवेलेबल रहेगा, कौन आपको हॉस्पिटल ले जाने वाला है, हॉस्पिटल कितना डिस्टेंस पे है घर से, घर पे गाड़ी का इंतजाम है या नहीं है, ये सारी आपको तैयारी 9वें महीने में करके रखनी है। अब बारी आती है आपको घर पर क्या तैयारी करके छोड़ के जानी है, क्योंकि अभी आप जा रही हैं, जब आप लेके आएंगी नन्हे मुन्ने बेबी को तो आपको घर में एक क्लीन और साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। आप ये डिसाइड करके रखेंगे कि जब डिलीवरी के बाद आप घर पे आ रहे हैं तो किस रूम में आप स्टे करने वाली हैं। कंफर्टेबल कपड़े आपके और बेबी के आप घर पे भी रख कर जाएंगी, साथ ही साथ कुछ 2 से 3 बेडशीट्स आपकी बहुत साफ सुथरी आपके कबर्ड में रेडी करके रह जाएंगी। किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन रहेगी तो उसमें आपकी कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट आपके बैग में होनी चाहिए, जिसमें आपके फैमिली मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपके डॉक्टर्स का कॉन्टैक्ट नंबर हो और आपके नियर बाई वंस का कॉन्टैक्ट नंबर हो। तो ये रही प्रिपरेशंस हॉस्पिटल की और घर की। अब बारी आती है कुछ इमोशनल चेंजेस और मेंटल प्रिपरेशंस की। तो फ्रेंड्स, 9वां महीना जैसे ही लगता है तो इमोशंस आपके पीक पर होते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है आपका एंजाइटी का, नर्वसनेस का, घबराहट, बेचैनी का। ऐसे में आपको होपलेस नहीं होना है। कुछ अफर्मेशंस, इंपॉर्टेंट अफर्मेशंस यहाँ शेयर करूंगी जो मॉम टू बी को अपने लिए अप्लाई करना है। नंबर 1, मैं इस पूरी जर्नी में अपने शरीर पर और अपने बेबी पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। नंबर 2, मुझे अपने आप पर, अपने डॉक्टर पर, अपनी फैमिली पर पूरा भरोसा है। हम सब मिलकर जो भी डिसीजन हमारे बेबी के लिए होगा वो अच्छा लेने वाले हैं। नंबर 3, कि मैं इस जर्नी में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे डॉक्टर हैं। ये अफर्मेशंस आपको याद रखनी है। 9वां महीना लगने के बाद डेली आपको ये तीनों बातें अपने आप से बोलनी है। अब पार्टनर का और फैमिली मेंबर्स का क्या रोल बनता है? पार्टनर को चाहिए कि अपनी वाइफ की फीलिंग्स को समझे, दिन भर में कुछ समय अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करे। हस्बैंड का ये रोल होता है कि अपनी फीलिंग्स शेयर करे, अपनी वाइफ को ये अश्योर करे कि डिलीवरी नॉर्मल होती है या सिजेरियन होती है, मैं हर चीज में आपके साथ हूँ। इसके अलावा ये भी अश्योर करना है कि लड़का हो या लड़की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें इस वक्त आपकी वाइफ की फीलिंग्स को आपको एक पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है घर में, और किसी भी तरह की टेंशन में अपने प्रोफेशनल से काउंसलिंग करना नहीं भूलना है। तो थोड़ा वक्त आपको, अब मॉम टू बी के लिए ये है कि थोड़ा वक्त आप खुद के लिए निकालें, डेली अपने बेबी से बातें करें, अपने बेबी का नाम सोचें, प्रेयर करें और हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। अब बारी आती है ड्यू डेट आ गई और पेन्स नहीं आए तो क्या करना है। 38 से 40 वीक के बीच में पेन्स जनरली आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरल पेन सबको ही आ पाए। काफी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको नेचुरल पेन्स नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपके डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर आपका ओलिगोहाइड्रोनियोज में नहीं जा रहे हैं, प्लेसेंटल एजिंग का कोई इशू नहीं है, कोई हाई रिस्क कंडीशन नहीं है, तो इंड्यूस कर सकते हैं लेबर, आर्टिफिशियली दर्द बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है ओलिगोहाइड्रोनियोज के चलते या कोई बीपी बढ़ रहा है उसके चलते, या अगर पेन नहीं आए या रास्ता एडिक्वेट नहीं है, ऐसी कंडीशन में कंडीशन नॉर्मल पे नहीं जा रही है और कंडीशन अगर सिजेरियन पे जा रही है, तो आपके डॉक्टर्स आपका डिसीजन लेंगे। तो इस वक्त आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखना है। आपके डॉक्टर्स आपके लिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सलाह देते हैं वो आपको माननी है। आपका बेबी इस दुनिया में आने के लिए रेडी हो रहा है। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं।
आपकी फैमिली और आपके डॉक्टर्स आपके साथ हैं। ये 9 महीने का सफर एक माँ के लिए बहुत गहरा अनुभव होता है। आपके अंदर एक जिंदगी पल रही है, इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने डॉक्टर की गाइडेंस पर काम करें और इस जर्नी का हर पल महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा वीक का प्रेगनेंसी चल रहा है, साथ ही साथ कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मददगार लगी है। थैंक यू।